नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का ये बहुत खास कॉन्क्लेव, शी सेलिब्रेटिंग द एसेंस एंड पावर ऑफ वुमेन। और आप जो हमारी अगली मेहमान हैं वो बहुत खास हैं, उनसे मिलवाऊँ आपको 2 लाइन पहले, उससे उनके बारे में बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी कोने में महिला की ज़िंदगी पुरुष की ज़िंदगी के मुकाबले बहुत कठिन होती है, उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं और उनसे बहुत सारी उम्मीदें लोग करते हैं। वो घर भी देखें, वो अगर करियर बनाना चाहती हैं तो उसके साथ साथ परिवार को भी साथ में देखें। लेकिन अगर ऐसे में कोई महिला आंदोलन का रास्ता चुन ले, वैसे ही अपने जीवन में चुनौतियां बहुत हैं, और फिर आप किसी सोशल कॉज के लिए अगर सड़क पर उतरने की बात कहते हैं तो जाहिर है फिर उस महिला में तो कुछ खास होगा। और ऐसी हमारी अगली मेहमान है राज्यसभा की सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आपने कहाँ से शुरुआत की? जो मैं भी कह रहा था कि आंदोलन का रास्ता तो वैसे ही कांटों से भरा हुआ है, और आपने तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने आप को पूरी तरीके से अन्ना आंदोलन में समर्पित कर दिया था। कैसे शुरुआत हुई थी? जी, 2006 में मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे देश के लिए कुछ काम करना है। अलग अलग लोगों से मिली, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने की कोशिश करी, और 2006 के अंत आते आते मैं संतोष कोली, एक सोशल एक्टिविस्ट है जो उस वक्त परिवर्तन एक एनजीओ में काम करती थी, उनसे मिली। और मैंने देखा कि ये लड़की झुग्गी में रहती है और किस तरीके से झुग्गी वालों की मदद करती है, उनके लिए लड़ती है। तो मैं बड़ी इंस्पायर हुई उससे। फिर मैं अरविंद केजरीवाल जी से भी मिली और उन लोगों के साथ मिलकर परिवर्तन में मैंने कई साल वॉलंटियर करा। मुझे अभी तक याद है कि सुंदर नगरी दिल्ली में एक झुग्गी है जहाँ पर 7 साल मैं वॉलंटरीली अपना घर छोड़कर वहीं पे रही, उस झुग्गी में रही। अन्ना आंदोलन में जो कोर कमेटी थी जिसमें 20-22 लोग थे, सारे बड़े लीडर्स थे, उसमें यंगेस्ट कोर कमेटी मेंबर बनी और उसके बाद भी काम करती रही। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी 2015 में, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस आयोग को, जो कि एक सरकारी बॉडी थी, उसको भी मैंने एक आंदोलन की तरह ही अगले 8 साल चलाया। तो आई एम एन एक्टिविस्ट, आई हैव ऑलवेज बीन एन एक्टिविस्ट, एंड आई थिंक वेर एवर आई विल गो आई विल ऑलवेज बी एन एक्टिविस्ट। आप अपनी पहचान एक्टिविस्ट की ही मानती हैं? जी, मैं बिल्कुल एक्टिविस्ट हूँ, थी, रहूँगी, क्योंकि मुझसे कभी भी कहीं पे भी अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, आप 8 साल रही हैं इतने महत्वपूर्ण पद पर, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर। ये जो बॉडी है इसके पास बहुत ताकत होती है। मतलब अगर कोई महिला वहाँ पहुँचे जो जिस पद पर आप थीं, तो जिसे हम कहते हैं रियल चेंज सोसाइटी में, वो लाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है वो। लेकिन हमने देखा आपको उस पद पर रहते हुए कई बार अनशन वगैरह भी करने पड़े। तो क्या चैलेंज था? सब कुछ, मैं आयोग के अध्यक्ष हैं, आप किसी को भी बुला सकती हैं, किसी भी मौके पर बात करने के लिए समन कर सकती हैं। आपका वो अनुभव क्या था? वहाँ भी कोई दिक्कत थी? दिक्कतें तो जी हमेशा ही आती हैं, और अगर अच्छा काम करने चलो तो फिर तो बहुत ज़्यादा आती हैं। दिल्ली महिला आयोग में जब मैं पहली बार अंदर गई तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कोई महिला आयोग है। वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल एक किटी पार्टी टाइप का एनवायरनमेंट था। कुछ महिलाएं बैठी थीं और कोई भी काम ही नहीं हो रहा था। एंड जो मेरे से पहले चेयरपर्सन थी, उन्होंने 8 साल में सिर्फ एक केस की सुनवाई की थी। हमने 8 साल में 1,74,000 केसेस की सुनवाई करी। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया, हमारी 181 हेल्पलाइन से हर दिन 4,000 महिलाओं की कॉल्स आती थी, बच्चियों की कॉल्स आती थी। 40 लाख कॉल्स हमने 181 विमेन हेल्पलाइन पे अटेंड करी, और वो इसलिए इतनी कॉल्स आती थी क्योंकि सिस्टम इतना इफेक्टिव हो गया था। हमने 23 कार्स लगाई, उसमें राउंड द क्लॉक काउंसलर्स लगाए। जैसे ही कोई कॉल आती थी, इमीडिएटली मेरी काउंसलर, हमारी लड़कियों की टीम उस लड़की तक पहुंचती थी, चाहे वो कहीं घर में बंद हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही हो, चाहे वो किसी पुलिस स्टेशन में कोई समस्या झेल रही हो, चाहे वो अस्पताल में उसको ठीक से इलाज नहीं हो रहा हो, और चाहे उसे कोई सेक्स ट्रैफिकर रैकेट में पकड़ा गया हो। तो ये सारी बच्चियों को हमने बचाने की कोशिश करी। 2,500 से ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशंस हम लोगों ने लीड करे, लाखों लड़कियों को बचाया। मैं अभी तक कभी भूल नहीं सकती वो एक इंस्टेंस, जब एक 14 साल की बच्ची को हमने एक मॉडल टाउन की एक अच्छी कोठी में से रेस्क्यू करा। उस लड़की को झारखंड से ट्रैफिक करा गया था, उसको एक डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम करवा रहे थे,
उसकी पूरी बॉडी के ऊपर जलने के निशान थे, उसके चेहरे पर प्रेस आयरन जिससे हम कपड़े इस्त्री करते हैं वो उसके चेहरे को उस इस्त्री से जला रखा था, उसको कैंची से काटा हुआ था। इस तरीके की बच्चियों को हमने बचाया, उनका रिहैबिलिटेशन करा। जीबी रोड में हम आए दिन अंदर घुसते थे, लड़कियों को रेस्क्यू करते थे। कभी नहीं भूल सकती कि एक बच्ची जो कि 9 साल की उम्र में वहाँ पे बेची गई थी, 15 साल की उम्र में जब वो पहुँची तब हमें पता चला उस बारे में। हम गए वहाँ पे, अंदर गए और हमने उस लड़की को रेस्क्यू करा और फिर उसको हमने रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करी। तो दिल्ली महिला आयोग की तो मुझे लगता है कि मेरा जो पूरा टेन्योर था 8 इयर्स वो इतना चैलेंजिंग था। Not that I did not get much support from the system, whatever little support I got, but अपने लिए वो इतना ट्रोमैटिक था। मैंने एक 8 महीने की बच्ची के रेप केस को हैंडल करा है। मैं जब मेरे पास कॉल आई कि लड़की के साथ ऐसा हो गया एंड शी इज़ इन ICU, तो मैं इमीडिएटली वहाँ पे पहुँची और मेरे को ऐसा लगता है, अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ उसके खून से सने हैं, क्योंकि वो इतने बुरे हाल में थी। उसके हमने 3 ऑपरेशन कराए तब जाके वो लड़की बची। और उस एक इंसिडेंट ने मेरे को इतना झकझोर के रख दिया कि हम इतने बड़े बड़े काम करते हैं, हम इतने नंबर्स बताते हैं कि हमने इतने केसेस करे, वी हैव डन सो मच ऑफ वर्क, बट इफ़ यू कैन नॉट सेव 1 8-month-old बेबी इन द कैपिटल, देन व्हाट इज़ द वर्क दैट आई हैव डन। इट मेड मी क्वेश्चन अ लॉट। और इसीलिए मैं सर अनशन पे बैठी, 10 दिन तक भूखी बैठी रही, सिर्फ पानी पिया मैंने उन 10 दिनों में। और मेरी सिर्फ एक मांग थी कि छोटे बच्चों के रेपिस्ट को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मेरे अनशन के 10वें दिन पर केंद्र सरकार ने मेरी मांग मानी और देश में ये अध्यादेश लाया गया और फिर बाद में वो कानून बना कि बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो काम बहुत करे हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं ऐसा मानती हूँ कि देश की सारी सरकारों को इस इशू पे साथ आना पड़ेगा और समाज में भी बहुत परिवर्तन होने की ज़रूरत है, तब जाके आधी आबादी को अपना हक मिल पाए। ये जो आपने अभी इंसिडेंट्स बताए सुनकर तो और हैरानी हो रही है और दुख हो रहा है कि ये सब कुछ देश की राजधानी के हालात आप बता रही हैं। और निर्भया कांड होने के बाद जब कानून को इतना सख्त बना दिया गया और हम ये मानते थे कि अब इससे एक बहुत बड़ी अवेयरनेस और एक डिटरेंट जो है वो समाज के अंदर गया है, आपकी बातों से तो नहीं लग रहा ऐसा? जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि हर कानून कुछ ना कुछ अपने साथ बदलाव करके लेकर आता है। और जो मैं कहानी आपको बता रही हूँ ये देश की राजधानी की कहानी नहीं है, ये इस देश में रहने वाली हर महिला की कहानी है, हर बच्ची की कहानी है। आज फैक्ट यही है कि आप देश में कहीं पे भी चले जाइए, क्राइम्स हैं और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी सरकारों को साथ आकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और समाज में हम सबको बदलाव करने की ज़रूरत है। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम सब कुछ पूरी तरीके से ओवरहॉलिंग मानता है, तब जाके कुछ बदलाव होगा। जहाँ तक निर्भया आंदोलन की बात है, मुझे अभी तक याद है कि मैंने खुद लाठी डंडे खाए हैं। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, इनमें से बहुत लोगों ने उस समय आंदोलन में पार्टिसिपेट करा है, उन्होंने भी लाठी डंडे खाए हैं। और हमने एक मांग करी थी कि एक सशक्त कानून आए। सशक्त कानून आ जाता है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पुलिस के संसाधन बढ़ाए जाएं, पुलिस की जवाबदेही तय की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बढ़ाए जाएं और समाज में एक पूरी तरीके से परिवर्तन आए। और इसके लिए सभी सरकारों को इसके ऊपर बहुत संजीदगी से काम करना पड़ेगा और साथ में आकर काम करना पड़ेगा। नहीं तो एक लड़की आज उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो किसी एक राज्य की लड़की हो जाती है, किसी एक धर्म की लड़की हो जाती है। एक्चुअली फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि वो लड़की है, वो महिला है और उसके लिए पूरे देश में जितनी सरकारें हैं सबको साथ में मिलकर आना पड़ेगा, केंद्र सरकार को भी मिलना पड़ेगा और सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम अपने देश में आधी आबादी को। कठोर कानून अपने आप में पूर्ण समाधान नहीं है। जी, मैं मानती हूँ कठोर कानून एक पहला स्टेप है। उस कठोर कानून को उतनी ही कठोरता से इम्प्लीमेंट करना मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो बहुत ज़रूरी है। दिल्ली महिला आयोग में जब हम थे, हमने ऐसे बहुत इंस्टेंसेस देखे जब कानून ठीक से पालन नहीं किया जा रहा था। हमने नोटिसेस इशू करे, हमने अरेस्ट वारंट्स तक इशू करने की धमकियां दी,
तब जाके हमने कानून पालन करवाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए हमारे देश में, लोगों को डर होना चाहिए, लोगों के अंदर वो डर होना चाहिए कि अगर किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी लड़की के खिलाफ कुछ गलत कर दिया तो ये सिस्टम आपको बख्शेगा नहीं। There needs to be certainty and swiftness of punishment, and only then I think that things will change. ये सिस्टम पहली बार फेल कहाँ होता है, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ। ये पुलिस के एटीट्यूड पर निर्भर करता है, सबसे पहला इम्तिहान वहाँ है या अदालत में जाके? मुझे लगता है सबसे पहला इम्तिहान एक लड़की का जब वो कंप्लेंट करने की सोचती है तब शुरू होता है। सबसे पहला इम्तिहान बहुत दूर के लोग नहीं लेते, सबसे पहला इम्तिहान आपके आसपास के लोग आपसे लेते हैं, क्योंकि हर इंसान उस लड़की को कटघरे में खड़ा करता है, उस लड़की से ही सवाल पूछे जाते हैं। मुझे अभी तक याद है, मैं निर्भया की माँ से मिली थी और उन्होंने एक बात बोली जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने ये कहा कि कभी कभी उन्हें अच्छा लगता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, कम से कम इस देश में न्याय पाने की जो ज़िल्लत है उससे उसको नहीं गुजरना पड़ा। क्योंकि निर्भया से भी पूछा गया था कि ऑटो में क्यों नहीं गई, बस में क्यों गई, कौन से कपड़े पहने थे, वो लड़का क्यों था, दिन में क्यों नहीं गई, रात में क्यों गई। तो जब हर सवाल उस लड़की से पूछे जाते हैं तो मुझे लगता है सबसे पहला इम्तिहान तो लड़की का उसके घर में ही शुरू हो जाता है। लास्ट ईयर मई में मेरे साथ एक असॉल्ट इंसिडेंट हुआ और मैं उससे पहले ये मानती थी कि मुझे महिलाओं का दर्द पूरी तरीके से पता है, और उस बात का भी ना एक एरोगेंस हो जाती है, आप ये फील करने लगते हो क्योंकि आपने इतना काम किया है तो यू फील यू आर एन एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट, कि आपको पूरा पता है कि एक महिला किस दर्द से गुजरती है। लेकिन एक्चुअली किसी को नहीं पता होता। जब आप खुद उस दर्द से गुजरते हो तब आपको समझ में आता है कि एक महिला जब कंप्लेंट करने जाती है तो उसे क्या क्या फेस करना पड़ता है। क्योंकि हर इंसान आपसे ही सवाल पूछता है, मुझसे भी हर इंसान ने वही सवाल पूछे। यहाँ तो छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट में भी मुझसे यही पूछा गया कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कोई क्यों कर सकता है, ऐसे मतलब इस तरीके से आपको कटघरे में खड़ा करा जाता है। और हर महिला के साथ होता है जो कंप्लेंट करने की कोशिश करती है। तो मैं बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करती हूँ कि पहला इम्तिहान समाज लेता है और शायद आखिरी इम्तिहान भी समाज ही लेता है, क्योंकि समाज के लोग ही हैं जो इन इंस्टीट्यूशंस में भी हैं जिनको महिलाओं की रक्षा करने के लिए खड़ा करा गया। सो आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज। आई थिंक द काइंड ऑफ विक्टिम शेमिंग दैट वन पर्सन इज सब्जेक्टेड टू, आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज। इन माई केस मिनिस्टर्स ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट केम ऑन रिकॉर्ड एंड सेड, पर वो तो विक्टिम जैसी नहीं लग रही, वो तो बड़ा कमांड कर रही थी, उसके तो कपड़े नहीं फटे, उसके तो सर नहीं फूटा। तो अगर मंत्रियों की भी ये सोच है तो आप सोच सकते हैं कि कैसे समाज बदलेगा। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट अ वुमन जिसके साथ गलत होता है वो अपनी आवाज़ उठाए। और मैं ऐसा मानती हूँ क्योंकि उस दर्द से मैं गुजरी और मैंने देखा। मुझे अभी तक याद है कि जब मेरी पहली हियरिंग हुई कोर्ट में, मैं काँप रही थी और मैं रो रही थी फूट फूट के, क्योंकि जब डिफेंस लॉयर आता है और वो इतने झूठ बोलता है आपके बारे में तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो एक लड़की जब कंप्लेंट करती है और पूरा सिस्टम उसके खिलाफ होता है और पूरा समाज उसके खिलाफ होता है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि वो सच में एक बहुत बड़ी शेरनी होती है कि वो कंप्लेंट भी कर पाती है और अपनी लड़ाई जीत भी पाती है। और वो जो करती है वो इतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कंप्लेंट नहीं करेगी तो फिर वही चीज़ बार बार और लोगों के साथ भी होगी। इसका जो फ्लिप साइड है, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं और कुछ इंसिडेंट्स अभी ऐसे हुए जो ये बताते हैं कि शायद कानून तो हमारे बहुत सख्त हैं, इतने सख्त हैं कि वो कभी कभी बिल्कुल एक पक्ष की ओर झुके हुए लगते हैं। हर कानून का मिसयूज़ भी होता है। ऐसे महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए या उनके से जुड़े अपराधों से जुड़े जो कानून बने हैं उनका भी मिसयूज़ होता है। अभी बैंगलोर में आपको याद होगा एक केस हुआ, एक टेकी जो थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी ऐसा ही एक केस शायद आगरा में हुआ। तो ये इनकी बड़ी चर्चा होती है कि क्या महिलाओं को हक दिलाने की आड़ में इनका कहीं ना कहीं बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है, होता है ऐसा? जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि देश में कानून हैं और कानून का मिसयूज़ होता है। आप राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे कानून को भी उठा लीजिए तो उसका भी मिसयूज़ होता है। बट परेशानी ये है क्योंकि हमारी समाज एक बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो जब भी इस तरीके का कोई केस सामने आता है जिसमें महिला ने गलत करा, और ऐसा नहीं होता कि महिलाएं गलत नहीं करती हैं, ऐसा कोई नहीं कह रहा,
कोई ये नहीं क्लेम कर रहा कि महिलाएं देवी होती हैं, और मैं नहीं मानती कि देवी होना भी चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि एक महिला है, एक इंसान है, उसका अपना हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, लेकिन हम में से किसी को भी वो हक नहीं है कि हम किसी के साथ कुछ गलत करें। तो अगर कोई महिला कुछ गलत करती है, इस कानून में, हमारे कानून में बहुत प्रावधान है कि उस महिला के खिलाफ एक्शन लिया जाए, और मैं ऐसा मानती हूँ कि लेना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन ही लेना चाहिए, क्योंकि एक महिला जब कुछ गलत कर देती है तो हमारी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो उस बात को इतनी बार दोहराती है कि वो सच हो जाता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई विमेन कुछ गलत कर रही है, उसके खिलाफ स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन लीजिए। पुलिस के पास वो पावर्स हैं, कोर्ट्स के पास वो पावर्स हैं, वो एक्शन लें। लेकिन होता क्या है कि एक्शन शायद वहाँ भी नहीं होता, और समाज में वही बात कि महिलाएं ही गलत हैं, महिलाएं ही झूठी हैं। देखिए किस तरीके के इसने कपड़े पहने हुए हैं, बड़ी तेज़ तरार लगती है, बहुत ज़्यादा बोलती है, तो ज़रूर यही गलत होगी। तो मुझे लगता है उस स्थिति को बदलने की ज़रूरत है, और समाज को सामने आने की ज़रूरत है, और सबको मिलके बदलने की ज़रूरत है। यू सी, पीपल ऑलवेज से दैट दिस इज़ अ वुमेन्स इशू। इट इज़ नॉट अ वुमेन्स इशू। अगर समाज में महिलाओं को महिलाओं का हक नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारा समाज कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये वुमेन्स इशू नहीं है, ये हमारे देश का सबसे ज्वलंत इशू है, और इसको बदलने की ज़रूरत है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जब हमारे देश के पार्लियामेंट में 50% महिलाएं होंगी, जब हमारे देश की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 50% महिलाएं होंगी, और जब हमारे देश की पॉलिटिक्स में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, मैं ऐसा मानती हूँ कि चीज़ें बदलेंगी। स्वाति जी, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराध पर रोक, ये एक ऐसा विषय है जिस पर नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ, सोचता हूँ कि हमारे देश में ऐसा है। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं, और आप जैसी महिलाएं जो हैं उसमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी करती रही हैं, और ऐसा आप आगे भी करती रहें। इसके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।